Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan. Welcome to my channel where you learn spoken English and grammar and all those things which are very necessary in spoken English and understanding the language and reading language also. अगर आप लर्नर्स हैं तो आज आप सीखने वाले हैं बेसिक लेवल से कि कहाँ से हमें अंग्रेज़ी कैसी स्टार्ट करनी चाहिए और फिर किस तरह की ज़बान हमें इस्तेमाल करें। रीडिंग सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है और स्पोकन इंग्लिश में क्या ज़रूरी है, रीडिंग इंग्लिश में क्या ज़रूरी है, ये बहुत बारीक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आपको रीडिंग भी नहीं पता और केवल आप अल्फ़ाबेट्स जानते हैं और उसके बाद में उन अल्फ़ाबेट्स से शब्द का बनावट कैसी होती है, उसकी लिखावट कैसी होती है, इफ़ यू डोंट नो तो प्लीज़ डोंट बी स्केयर एंड डोंट बी टेक एनी फियर ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सीखेंगे। और अगर आप घर में पेरेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, अगर आपके बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और वो आपसे अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं, दे वांट टू नो ऑल दीज वर्ड्स इन इंग्लिश एंड दे वांट टू नो द एक्सेंट ऑफ वर्ड्स, दे वांट टू नो द pronunciation of the particular word and you don't know how to realize it and how to express your accent in English language, so आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ कीप वॉचिंग मी रेगुलरली, मेरे वीडियोस देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, किस तरह से बनाया जाता है अंग्रेज़ी, किस तरह से शुरुआत होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर 1 to 12 स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद आपको ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। बट प्लीज़ कीप वॉचिंग मी रेगुलरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और गिव मी एनी सजेशन इफ़ यू हैव। अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो प्लीज़ ऑल सजेशंस आर इनवाइटेड हियर। मैं सभी का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ आपके सुझावों का। चलिए आज मैं बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट और कोई भी पेरेंट्स अगर सीखना चाहते हैं, कोई भी बिगिनर सीखना चाहता है कि वो उसको स्टार्ट कैसे करे, अंग्रेज़ी के वर्ड्स को कैसे पढ़े, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि 4 चीज़ें, इट इज़ बेसिक नॉलेज इफ़ यू वांट टू लर्न दैट। और अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से तो 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसको मैं LRSW के नाम से पुकारता हूँ। L का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग फर्स्ट। अगर अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो आँखों से नहीं आती, ये कानों से आती है। अगर किसी वर्ड को आपने कभी सुना नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदी से जस्ट डिफरेंट होती है। हिंदी की ये विशेषता है, खूबी है, ख़ासियत है कि हिंदी में जैसा लिखा जाता है, कोई भी पढ़ने वाला हो, चाहे किसी भी एक्सेंट का जानने वाला हो, वो उसको वैसा ही पढ़ेगा जैसा वो लिखा जाएगा। बट इट इज़ नॉट हैपन विथ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी में ये नहीं होता। अंग्रेज़ी में आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस वर्ड का एक्सेंट क्या है, इसका लहजा क्या है, कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, कौन सा लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, किस लेटर को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक लेवल से मैं आपको अब बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको करना क्या है। अभी तक आपने प्लीज़ माय चैनल इज़ नॉट सब्सक्राइब बाय मी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बताइए कि मैं किस तरह से आपको और भी मीनिंगफुल तरीके से और बेनिफिशियल तरीके से और जितना भी आपको लाभ पहुँच सके तो सुझाव आमंत्रित होंगे सब्सक्रिप्शन के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलरली देखेगा। आज मैं स्टार्ट करता हूं आपको बेसिक से। बेसिक्स में आपको जानते हैं कि 26 लेटर अंग्रेज़ी में होते हैं। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले उसके लेटर्स का जानना ज़रूरी होता है कि उसमें लेटर्स कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं। हिंदी में जैसे हम जानते हैं कि हिंदी में आ बा सादा और का खा गा होते हैं, इसी प्रकार से अंग्रेज़ी में ABCD से लेकर Z तक ये लेटर्स होते हैं जिनका नंबर है, जिनकी संख्या है वो है 26। ये 26 लेटर जो है अंग्रेज़ी के, ये हमें इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सारी अंग्रेज़ी के जितने भी शब्दों का निर्माण होता है, जितने भी वर्ड्स फॉर्मिंग होती है, वो इन्हीं लेटर से होती है। और ये लेटर अपने आप में एक साउंड देते हैं। देखिए हिंदी में भी हर एक लेटर एक साउंड देता है। जैसे आपने का
का कबूतर का पढ़ा तो आपने खा खरगोश का पढ़ा। ये सारे लेटर्स देखिए आपको एक साउंड देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई लेटर हमें साउंड दे रहा है तो साउंड दे रहा है मतलब वो अपना मतलब भी बता रहा है, अपना अर्थ भी बता रहा है, अपनी मीनिंग भी बता रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कई तरह के साउंड्स हमारी लाइफ में है। देयर आर लॉट ऑफ साउंड्स आर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड हियर। एक हल्की सी अगर मान ली जाए कोई खनखनाहट हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दरवाज़े की खनखनाहट है, कि किसी पायल की खनखनाहट है, कि किसी घुंघरू की खनखनाहट है, या किसी पॉट की खनखनाहट है। ये इसमें इतनी बारीकी है साउंड में, आप देखिएगा कि अगर हमें कहीं से भी कोई साउंड अगर सुनाई देता है तो हम उसकी आवाज़ हमारे लिए इतनी वेल नोन होती है कि हम उसको सुनकर पता देते हैं। सेम थिंग हैपन्स विथ इंग्लिश लेटर्स आल्सो। अब इंग्लिश लेटर्स के साथ भी सेम ऐसा ही होता है, बट ज़रूरत इस बात की है कि वो लेटर का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी तरह का वर्ड्स अगर बनता है, जैसे मैं कहूँ अगर ABC, अब ये ABC मैंने साउंड तो क्रिएट किया बट ये मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है। ये जैसे आवाज़ें आती हैं तो वो अपनी एक पहचान देती है, हमें एक शनाख्त देती है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर मान लो दरवाज़ा खटखटाया तो हम दरवाजे की तरफ ही दौड़ेंगे, किचन की तरफ नहीं दौड़ेंगे। और अगर मान लो किचन में कोई बर्तन गिरने की या खनखनाने की आवाज़ आई है तो हम किचन में जाएंगे, डोर पे नहीं जाएंगे, दरवाजे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उस साउंड को हम पहचानते हैं, वो हमें परिचित करता है कि भाई आपको कहाँ दौड़ना है, आपको दरवाजे की तरफ दौड़ना है या आपको किचन की तरफ दौड़ना है। इसी तरह से जिस प्रकार के भी खेल होते हैं, आप देखिए क्रिकेट में अगर बॉल सही बैट पे लग रही है तो उसका एक अलग खनक की आवाज़ आती है और उसमें समझ में आता है कि बैट के बीचों बीच से बॉल ने नॉक करी है, टकराई है और वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। तो लर्नर्स ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वर्ड्स की जो साउंड है सबसे पहले हम उस साउंड से परिचित हों। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं, इनके सबके डिफरेंट साउंड डिफरेंट वर्ड्स को लिए हुए होते हैं। कई बार इनके साथ कैसी चेंजेस आएंगे ये मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा, आगे बढ़ता चलूँगा कि मैं ये वर्ड्स में कैसे बनते हैं। अब देखिए मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि ABC। अब ABC मैंने कहा तो ये साउंड तो मेरा निकला, लेकिन चूंकि ये इस ABC का प्लेसमेंट सही नहीं है, यानी इसकी जमावट सही नहीं है। जब इसकी जमावट सही नहीं होगी तो इससे मीनिंगफुल साउंड नहीं निकला। साउंड तो निकला लेकिन मीनिंगफुल नहीं निकला। इट हैपन्स इन लैंग्वेज। ये होता है हमारी भाषा के साथ। अगर मैंने कहा ABLE, एबल, एबल का अर्थ होता है योग्य। अब ABL अगर मैंने बनाया ABL तो ये ABL का सेंटेंस जो है, या मैंने बनाया आपको वर्ड्स कोई दिया कि गिव, GIVE गिव। अगर मैंने GIVE गिव कहा है तो ये गिव यानी होता है देना, मतलब G के बाद I ही आएगा, I के बाद V आएगा, V के बाद E आएगा। लेकिन अगर हम इसे जम्बल्ड कर दें, इसको बिखेर दें, तो ये मीनिंग लेस हो जाएगा। यानी 26 लेटर्स तो हम कह तो रहे हैं, लेकिन कहने के साथ साथ हमारा उसका प्लेसमेंट भी सही होगा, तब वो मीनिंगफुल साउंड होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वी नीड दैट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश इन अ वेरी करेक्ट फॉर्म, सो यू शुड नो द साउंड ऑफ द letters and sound of the words, and it depends their placement of letters and placement of words, and placement of words makes meaningful sentences. अगर शब्दों की जमावट भी अगर सही तरीके से होगी तो वो मीनिंगफुल वाक्य में बदल जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ABCD से लेकर ZXYZ तक सारे लेटर्स को जानें। इसके बाद इन लेटर्स की वैरायटी को देखिएगा आप। इन लेटर्स की वैरायटी में क्या होता है कि इसमें 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम स्वर कहते हैं। अब और बाकी के जो हमारे बच जाते हैं, 5 के बाद अगर बच गए तो जो 21 हमारे जो लेटर्स हैं अंग्रेज़ी के, वो कंसोनेंट कहलाते हैं, यानी वो व्यंजन कहलाते हैं।
अब देखिए इसमें इसकी तारीफ़ की बात देखिए, इसकी विशेषता क्या होती है। जितने भी मैंने आपसे वॉवेल कहा, ये वॉवेल की जब अदायगी होती है, यानी जब इसका एक्सेंट निकलता है, इसका साउंड निकलता है, इसके साउंड के निकलने में ना आपकी ज़बान टकराएगी ना आपके होंठ मिलेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू तो बोला आपने, यू में आपकी ज़बान टकरा रही है, लेकिन जब ये यू किसी वर्ड में शामिल होता है तो वो आ की ही आवाज़ निकलती है, यानी उसमें हमारा जो होंठ है, हमारे जो होंठ हैं, लिप्स हैं, ये टकराते नहीं हैं, ना हमारी ज़बान कहीं स्ट्राइक करती है, हमारी टंग भी अंदर से कहीं नहीं टकराती है। तो ये स्वर साउंड कहलाते हैं। ये सिर्फ आपने मुंह खोला और ये साउंड को बोला। लेकिन कंसोनेंट में तो आपकी ज़बान भी कहीं ना कहीं आपके अंदर टकराएगी और आपके होंठ भी मिल सकते हैं। चाहे आप ए को छोड़ दीजिए, बी, सी, डी, ई वॉवेल आ गया, एफ, जी, एच, फिर आई आ गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ को हटा दीजिए, ये भी वॉवेल है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू वॉवेल है, एक्स, वाई, जेड, ये सारे कंसोनेंट हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन 26 लेटर्स में 5 लेटर्स जो है वो वॉवेल के नाम से जाने जाते हैं और 21 लेटर्स जो हैं वो कंसोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये वर्ड बनते कैसे हैं और इनमें ज़्यादातर क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा लर्निंग के पहले कि अंग्रेज़ी में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी अपवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार हम जिन रूल्स का आपके साथ में ज़िक्र करेंगे वो तो हो सकता है कि वो बाज़ मरतबा वो फॉलो ना हो, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर निर्धारित नहीं होती कि ऐसा ही होगा। हाँ, एक्सेप्शंस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार फॉलो करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो ए है हमारा, ये कई तरह के साउंड हमारे वर्ड्स में देता है, जिसमें हम उनकी अगर हम चर्चा करें कि ए का साउंड क्या क्या हो सकता है, बी का साउंड क्या क्या हो सकता है, तो वो देखें ए कभी ओ की भी बात करता है। जैसे हमने कहा BALL, तो ये बना बॉल, तो यहाँ पर ये जो ए है वो ओ का उच्चारण दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप इसको वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो कई बार जो है ये हमें ए का भी उच्चारण देता है, कई बार आ का उच्चारण देता है, कई बार ओ का भी उच्चारण देता है, और इसी तरीके से सारे वर्ड्स अगर आप बढ़ते चले जाएं तो डिफरेंट तरह के हमें ये मीनिंग देता है। इसी प्रकार से ई के भी कई सारे उच्चारण होते हैं, एक्सेंट होते हैं, लहजे होते हैं और बोलने के तरीके होते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी के लेटर्स हमें किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं अंग्रेज़ी बोलने में। तो जिन्होंने बिल्कुल बिगनिंग से या शुरुआत से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे पिछले वीडियोज़ में देखकर वो ग्रामर भी सीखते हैं और जो उनके काम की चीज़ें हैं वो सब सीखी जा सकती हैं। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए, नियमितता बना के रखिए और सीखने का प्रयास करिए। डेफिनेटली यू विल लर्न फॉर एवर, एंड मेक श्योर बिफोर लर्निंग दैट यू शुड make commitment with yourself that I will learn it and I can learn it। मैं इसको सीखूंगा और मैं इसको सीख सकता हूँ, and I will learn forever, not for 2 days, 3 days or 5 days or 1 week or 1 year, but if you learn it frequently and you will learn you are making it learning your process in a very regular manner, then you will never forget it, because it is human nature. If you will recognize anything which you are going to see first time, then after some time you will forget it. If you are seeing that type of things or any matter continuously, then you will not forget. It is also human nature. After learning, no forgetting of any words is also human nature, but learning 1 or 2 times and you will forget it, it is also human nature। ये मानव स्वभाव है कि जब हम 1 या 2 बार किसी चीज़ को देखते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम बार बार देखते हैं तो नहीं भूलते हैं। जिस तरह से भूल जाना मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, उसी तरह से याद करने के बाद
कभी नहीं भूलना, ये भी ह्यूमन नेचर है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम कितना, हाउ मच टाइम डू यू डिवोट इन योर लर्निंग प्रोसेस। आप लर्निंग प्रोसेस में कितना वक्त दे रहे हैं। जितना वक्त आप लर्निंग प्रोसेस में देंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम, हाउ मच टाइम आर यू गोइंग टू डिवोट हेयर। सो मेक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी and attentively you learn it and watch it carefully and note down some words, then you will learn it forever। तो मैंने अभी आपसे बात की 26 लेटर्स की कि किस तरह से ये बनते हैं, इनके साउंड क्या होते हैं, और इनके साउंड होने के बाद वर्ड्स को हम आगे देखते रहेंगे। चलिए अभी हम इन जो 26 लेटर्स हैं इनके बारे में हम और जानना चाहेंगे कि ये कितनी तरह से हमें राइटिंग में सामने आते हैं। ये राइटिंग में 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग वी कैन सी हियर। जो फर्स्ट जो राइटिंग टाइप है वो है कैपिटल फॉर्म में, यानी कि बड़े लेटर लिखे जाते हैं, और जो दूसरा फॉर्म है उसका वो स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं, यानी छोटे फॉर्म में लिखे जाते हैं। और एक और इसका फॉर्म होता है वो होता है कर्सिव राइटिंग। तो ये जो 26 लेटर्स हैं इन इंग्लिश के, ये हमारे सामने 3 फॉर्म में आते हैं, 3 रूपों में आते हैं, जिन्हें हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं, स्मॉल लेटर्स कहते हैं, और कर्सिव राइटिंग में से घुमाकर लिखा जाता है। अब ये देखना है कि आपकी राइटिंग प्रोसेस कैसे जा रही है। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल लेटर्स का क्या काम है, स्मॉल लेटर्स का क्या काम है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये है गाइस कि जब आप राइटिंग वर्क करते हैं तो आपकी कॉपी में हमेशा मार्जिन होना चाहिए। विदाउट मार्जिन यू शुड नॉट राइट इट। एंड जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो स्टार्टिंग में कोई अगर लेटर आप लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होता है। और किसी नाउन का नाम आए, किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी शहर का नाम आए, किसी सिटी का नाम आए, तो वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो राइटिंग स्पिरिट है, राइटिंग फॉर्मेट है, वी शुड नो इट वेरी वेल एंड वी शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स अबाउट इन योर राइटिंग। राइटिंग में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। इसी तरह से अगर कोई डिग्री होती है तो डिग्री के सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में होते हैं और उनके आगे डॉट लगता है। जैसे हमने कहा कि उसने LLB किया है तो कैपिटल L डॉट, कैपिटल L डॉट और B डॉट। इस तरह से MA डिग्री लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखी जाएगी, वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बिगिनिंग से याद करना है। तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता चलेगा, लेटर्स कितने तरह के लिखे होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये जो अंग्रेज़ी लेटर्स हैं ना, ये रोमन स्क्रिप्ट से आए हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। जैसे हम जो हिंदी पढ़ते हैं, ये हिंदी हमारी लिपि है। इससे मिलती जुलती हमारी संस्कृत के भी काफ़ी वर्ड्स जो हैं उसी तरह से लिखावट में आते हैं, हिंदी में वो आते हैं। तो ये स्क्रिप्ट कहलाती है। तो एक होती है स्क्रिप्ट और एक होता है उसके अक्षर के, कौन से अक्षर उसमें काम आते हैं। उसी तरह से सारी दुनिया में इन ऑल द वर्ल्ड 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। 3 तरह की अंग्रेज़ी बोली जाती है। पहली अंग्रेज़ी तो होती है अमेरिकन इंग्लिश, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हमें यूज़ में आते हैं इन आवर डेली लाइफ, और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है कई बार, और हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार किसी स्पेलिंग क्या हमने गलत लिखा है। तो एक होती है अमेरिकन इंग्लिश, दूसरी होती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, और जिस अंग्रेज़ी को हम पढ़ना या सीखना या चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं और स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो जाहिर है कि जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उस लैंग्वेज का हमें एक्सेंट आना चाहिए, उसका लहजा आना चाहिए, उसका साउंड वैसा ही बनना चाहिए। ब्रिटिश इंग्लिश है तो जाहिर है कि ब्रिटिशर्स जैसा कहते हैं उस लहजे को हमें इख्तियार करना है, उनको इमिटेट करना है, उनकी नकल करना है। किसी को अगर हिंदी बोलना होगा तो जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं बहुत स्पष्ट अंग्रेज़ी बोलते हैं, और भी लोग बोल सकते होंगे, लेकिन ज़्यादातर देखें आप कि इंडिया के जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनकी ज़बान बहुत साफ़ होती है, उनके जो लहजे हैं वो क्लियर होते हैं, मतलब जैसे जो हिंदी बोलने के लिए ज़रूरी है। बाकी तो जो भी अंग्रेज़ी या हिंदी सीखेगा वो अच्छी हिंदी बोल ही सकता है। बट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ
कि आपको कि किस तरह से हमें एक्सेंट बनना चाहिए, लहजा बनना चाहिए और हमारा साउंड निकलना चाहिए। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो हमें अंग्रेज़ी बोलने का ही हमें हमारे अंदर स्टाइल, एक्सेंट और लहजा आना चाहिए। अब मैंने आपसे बात की कि 3 तरह की अंग्रेज़ी बोली जाती है। अमेरिकन अंग्रेज़ी जो बोली जाती है उसके स्पेलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है कुछ वर्ड्स की। जो ज़्यादातर हम कॉमनली जो वर्ड्स देखते हैं, जैसे कलर की स्पेलिंग COLOUR, कलर की स्पेलिंग ये होती है ब्रिटिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में होती है COLOR। इसी तरह से एक और स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो है क्वालिटी, QUALITY। क्वालिटी यानी उसकी जो मानक विशेषता है उसके बारे में, गुण के बारे में बात करते हैं। तो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में KWALITY भी लिखा जाता है क्वालिटी में। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेंटर है, मीटर है, सेंटर की स्पेलिंग CENTRE होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में तो CENTER होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स आप देखेंगे या मेरे डियर लर्नर्स जो हैं वो देखेंगे कि इस तरह की स्पेलिंग कई बार नज़र आ जाती है आपको, तो इसको गलत मत समझिएगा और देखिएगा कि किस तरह से कई बार जो है लोग अपनी स्टाइल बदलने के लिए भी इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही होती हैं, ये समझ के चलिएगा। आपकी 3 तरह की अंग्रेज़ी, ब्रिटिश इंग्लिश, स्पोकन और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है अपने लहजे के साथ में। तो हमने देखा कि वर्ड्स में किस तरह से इनकी अदायगी होती है। अब देखिए, अगर हमारे पास 26 लेटर्स आते हैं, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल तभी होंगे सारे साउंड जब वो एक पर्टिकुलर वे में उनकी प्लेसमेंट होगा। जैसे मैंने आपको कहा, एबल कहा मैंने, क्वालिटी कहा मैंने, लर्न कहा, रीड कहा, READ रीड की स्पेलिंग होगी। और READ को अगर हमने थोड़ा सा जम्बल्ड कर दिया, RDAE लिख दिया, तो ये मीनिंगफुल नहीं होगा। माने लेटर्स भी एक जमावट सही होना चाहिए। तो जो प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स है वो अगर सही होगा तो वो वर्ड का रूप धारण करेगा, और अगर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड सही होंगे तो वो सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह के वर्ड्स हमें किस तरह से साउंड देते हैं और किस तरह से मीनिंगफुल बनते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी रेगुलरली एंड यू वॉच्ड माई चैनल। थैंक यू फॉर watching me regularly. Thank you very much.